कुछ देर पहले रेखा ने एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया था। वो भी बेहोशी की हालत में थी, लेकिन जैसे ही नर्स उसके कमरे में आती है, रेखा थोड़ी सी होश में आने लगती है। नर्स उसके पास आकर बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर उससे बोलती है, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। मेरा बच्चा ठीक तो है ना? जी आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक है। मेरी बच्ची, मैंने एक लड़की को जन्म दिया है। जी हाँ, एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया है आपने। आप रुकिए, मैं उसे लेकर आती हूँ। नर्स उसकी बच्ची को अपनी गोद में लेकर आती है और रेखा के हाथों में सौंप देती है। रेखा उसे अपने गले से लगा लेती है। जैसे ही वो उसे गले लगाती है, उसकी आंखें भर आती है और वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, मेरी बच्ची कितनी प्यारी है ये, क्यों है ना? सच में बहुत ही ज्यादा प्यारी बच्ची है। तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें इस दुनिया में लाने के लिए क्या कुछ नहीं सहा, किन किन परेशानियों का सामना करके मैंने तुम्हारी रक्षा की है। आपका मतलब क्या है? क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर आप बोलना क्या चाहती हो? आप सुनोगी मेरी कहानी? क्यों नहीं, अगर आपको कोई हर्ज ना हो। पर पहले आप मुझे अपनी बच्ची दे दीजिए, मैं इसे सुला देती हूँ। ठीक है, ये लीजिए। नर्स रेखा की बच्ची को रेखा के बेड के पास कैड्रल में लिटा देती है और रेखा के लिए वो सूप लेकर आई थी और उसे पिलाते हुए बोलती है, अब आप मुझे आराम से बता सकती हैं। थैंक यू। तो बात है, जब मैं और मेरे पति शिमला घूमने गए थे, शिमला की खूबसूरत वादियों में वो मुझसे कह रहे थे, अरे भाग्यवान, सुनती हो? आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। जैसे मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम बिल्कुल वैसे ही लग रही हो। अरे आप भी ना, इतनी उम्र हो गई है पर आपकी मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई। अरे मेरी जान, मजाक करने की उम्र नहीं होती है। जब मन करता है मजाक कर देना चाहिए। अरे जिसकी इतनी अच्छी बीवी हो, वो तो मजाक कर ही सकता है ना। वो तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, अब तुम यहीं होटल में बैठ के बातें करती रहोगी या कहीं घूमने भी चलोगी मेरे साथ? अरे नहीं नहीं, चलूंगी ना, इसलिए तो आए हैं यहाँ। इसके बाद विजय रेखा को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो लोग वादी में मार्केटिंग करते हैं और एक साथ घूमते हैं। विजय रेखा को एक छोटी सी ज्वेलरी की शॉप पर ले जाता है और रेखा को बहुत हैरानी होती है। रेखा विजय से पूछती है, हम यहाँ क्यों आए हैं जी? मुझे कुछ लेना था यहाँ पर तुम्हारे लिए, इसलिए यहाँ आए हैं। चलो अंदर चलते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए। विजय रेखा के साथ शॉप के अंदर चला जाता है। वहाँ जाकर विजय दुकानदार को बुलाकर उससे बोलता है, एक्सक्यूज मी। यस सर। अब मुझे एक रिंग चाहिए थी अपनी पत्नी के लिए। क्या आपके पास मिल सकती है? जी जरूर, आप दोनों बैठिए, मैं अभी दिखाता हूँ। जी ठीक है, आओ रेखा बैठो। दुकानदार उसे बहुत ही अच्छी अच्छी इयररिंग्स दिखाने लगता है और उसे अलग अलग डिजाइन की रिंग्स भी दिखाता है। तो बताओ, तुम्हें कौन सी रिंग पसंद आई है? मैं क्या बताऊं जी, मुझे तो सभी की सभी अच्छी लग रही हैं। तो सभी ले ले क्या? अरे नहीं नहीं, इतने पैसे खर्च मत करिए। ऐसा अभी कुछ नहीं है भाई साहब, आप मुझे एक डायमंड की रिंग दिखा दीजिए। डायमंड की रिंग? अरे ये आप क्या कह रहे हो? अरे थोड़ा सब्र तो करो। अरे भाई साहब, आप किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी से दिखा दो ना। जी जी, अभी दिखाता हूँ। विजय और रेखा काफी देर तक रिंग्स देखते रहते हैं और विजय रेखा से बोलता है, ये देखो, ये कितनी खूबसूरत है। सच में बहुत ज्यादा। तो हम इसे ले लें? अब मैं क्या कहूँ? अरे भाई साहब, इसे पैक कर दीजिए। जी ठीक है। दुकानदार उन्हें वो रिंग पैक करके दे देता है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। ऐसे ही घूमने और खाने के बाद दोनों अपने होटल वापस आ जाते हैं। दोनों थक गए होते हैं। वहाँ पहुँचकर विजय रेखा से बोलता है, सुनो। जी कहिए। थैंक यू किस लिए? मेरी जिंदगी में आने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए। ये तो मुझे कहना चाहिए आपसे, मेरी जिंदगी को सही मायने में जिंदगी बनाने के लिए, मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ देने के लिए, मेरे बिना कुछ कहे मेरी हर जरूरत को पूरा करने के लिए। मैं तुमसे कुछ मांगू, क्या तुम मुझे दोगी? आप बस हुक्म कीजिए, ये जान भी आपके कदमों में रख दूंगी। नहीं नहीं, तुम्हारी जान लेकर मैं क्या करूँगा?
अरे तुम्हारी जान तो मैं खुद हूं ना। बस मेरी एक छोटी सी इच्छा है जो बहुत पहले अधूरी रह चुकी थी, तो अगर तुम उसे पूरा कर दो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कहिए ना, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। मुझे एक बेटी चाहिए जो बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारी और समझदार हो। ये क्या कह रहे हो आप? इस उम्र में ये सब करना शोभा नहीं देगा। और वैसे भी हमारे बेटे बहू भी तो है, वो क्या सोचेंगे। अरे मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे। मुझे बस तुम्हारी फिक्र है और तुम्हारी परवाह है। प्लीज मेरी बात मान जाओ। विजय के इतने प्यार से बोलने पर रेखा उसे मना नहीं कर पाती और वो उसे हाँ कर देती है। फिर दोनों होटल में जाकर उसी कमरे में अपनी बच्ची के आने की तैयारी करने लगते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और अब रेखा प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके प्रेग्नेंट होने की बात जैसे ही विजय को पता चलती है, वो बहुत खुश हो जाता है और उसे अपने गले लगा लेता है और नम आंखों से उससे कहता है, थैंक यू सो मच। तुम्हें नहीं पता आज तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। थैंक यू मत कहिए, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर ये तो बहुत छोटी सी बात है। अच्छा, अब तुम्हें अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि अब तुम सिर्फ अकेली नहीं हो, तुम्हारे अंदर भी एक जान आ गई है। जी, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। बाकी आप तो मेरे साथ है ही। हाँ, वो तो मैं हूँ ही। मैं तो बहुत खुश हो रहा हूँ ये सोच सोच कर कि मेरी बेटी आने वाली है। विजय और रेखा ये बात कमरे के बाहर खड़े होकर कर रहे होते हैं कि उनकी बहू अर्पिता सुन लेती है। ये सब सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो अपने कमरे में आ जाती है और खुद से बोलती है, छी माँ जी, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई इस उम्र में ये सब करते हुए। उन्होंने ये जरा सा भी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। बस उन्हें तो अपने मजे लेने थे, लेकिन भुगतान तो हमें करना पड़ेगा ना। लोग आकर मुझसे पूछेंगे कि ये सब क्या हो रहा है तुम्हारे घर में, तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें। मुझे ये बात राज को बतानी ही होगी। अर्पिता अपने पति राज को फोन मिलाती है ताकि वो उसे सब कुछ बता सके। हेलो हेलो, सुनिए। हाँ, क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ ये पूछो। अच्छा, क्या नहीं हुआ यही बता दो। तुम मुझे बस एक बात बताओ कि माँ जी की उम्र में औरतें क्या करती हैं? अपने बच्चों के साथ समय बिताती हैं और पोते पोतियों के साथ खेलती हैं। पर लगता है हमारी माँ जी का कुछ और ही प्लान है। अरे साफ साफ बताओ ना। तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट है। क्या? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, जो भी कह रही हूँ सब कुछ सच बोल रही हूँ। मैंने अपने कानों से सुना है पिताजी को माँ जी से बात करते हुए। अरे ये नहीं हो सकता यार, इस उम्र में ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं अपने ऑफिस में अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? गली मोहल्ले में मेरा निकलना दुश्वार हो जाएगा। और मेरा भी। तुम घर आकर इस बारे में मम्मी पापा से बात करना। ठीक है। अर्पिता फोन कट कर देती है और जाकर अपने घर के काम करने लगती है। ऐसे ही वक्त बीतता है और शाम हो जाती है। राज घर वापस आ जाता है और हाथ मुंह धोकर अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ अर्पिता उसका पहले से ही वेट कर रही होती है। राज के आते ही वो उस पर भड़क जाती है और उससे कहती है, आ गए तुम? हाँ, क्या हुआ तुम्हें? होना क्या है, जो बात बताई है तुम्हें बस उसी से परेशान हूँ। मैं भी यार। तो जाओ और जाकर बात करो उनसे। ठीक है, अभी जाता हूँ। राज अब अपने माता पिता के पास उनके कमरे में जाता है और जाकर अपने पापा से बोलता है, पापा क्या है ये सब? मतलब क्या है तेरा? मैंने सुना है माँ प्रेग्नेंट है। अच्छा, तो तुझे पता चल गया। अच्छा हुआ तुझे खुद ही पता चल गया, वरना आने वाले के बारे में मुझे तुझे बताना पड़ता। अरे आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? ये नहीं सोचा कि घर में आपकी बहू है, बेटा है? इसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं है बेटा, जितना तुम इसे बढ़ा रहे हो। अच्छा जी, अब ये कोई बड़ी बात नहीं है? जब लोग आपसे ये सवाल करेंगे तो उन्हें भी यही जवाब देंगे आप? मुझे जिसे जवाब देना होगा मैं उसे जवाब दे दूंगा, तुम जा सकते हो। ऐसा कहकर विजय राज को अपने कमरे से बाहर कर देता है। फिर वो रेखा के पास जाकर सो जाता है। इधर अर्पिता राज से बोलती है, क्या हुआ? तुम तो बात करने गए थे ना, कुछ बात हुई? नहीं, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। अब क्या करेंगे? पता नहीं, अब मैं इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता। मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ।
ऐसा कहकर अब राज भी सो जाता है। अगले दिन विजय रेखा के लिए कुछ फल लाने के लिए मार्केट में चला जाता है। वापस आते वक्त एक गाड़ी वाला विजय को टक्कर मार देता है। उसकी वजह से विजय वहीं पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। आसपास के लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। हॉस्पिटल का स्टाफ विजय के घर पर इन्फॉर्म कर देता है। सब लोग हॉस्पिटल आते हैं। विजय को जैसे ही थोड़ा सा होश आता है, वो सबसे पहले रेखा से मिलने के लिए कहता है। रेखा उससे मिलने के लिए जाती है। आप ठीक तो है ना? तुम ठीक तो हो ना? देखो, ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। हमारी बच्ची को कुछ होना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि विजय इसके आगे कुछ कह पाता इससे पहले उसकी सासें उसका साथ छोड़ चुकी होती हैं। रेखा को इस बात का बहुत बड़ा शौक लगता है। राज उसे संभालता है और घर पर ले जाता है। माँ जी देखिए, पापा जी तो अब रहे नहीं, तो अब इस बच्चे के आने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि इस बच्चे को गिरा देते हैं। आज तूने ये बात कह दी, आगे से मत कहियो। ये बच्चा तेरे और मेरे पापा की आखिरी इच्छा थी, जिसे मैं जन्म देकर ही रहूंगी। क्या आपके बेटे और बहू मान गए थे? नहीं, पर मैंने हार नहीं मानी और आज तुम देख सकती हो। बहुत दर्द भरी कहानी है आपकी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी आपके बेटे और बहू इस बच्ची को अपना ले। ऐसे ही वक्त बीतने लगता है। रेखा अपनी बच्ची की खूब सेवा करती और उसको दिन रात मेहनत करते देख उसकी बहू का दिल पसीज जाता है। वो भी उसकी मदद करने लगती है। साथ में उसका बेटा भी अपनी छोटी बहन को अपना लेता है और ऐसे ही सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। करीना एक बहुत ही प्यारी और स्टाइलिश लड़की थी। वो अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए महंगे कपड़े, बैग, सैंडल आदि जैसी चीजें खरीदा करती थी। साथ ही वो अपने हाथों और पैरों को और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए रोज उन पर बदल बदल कर नेल पेंट लगाया करती थी। वो कभी मिरर नेल पेंट, तो कभी मैट नेल पेंट, तो कभी जेल नेल पेंट आदि लगाती रहती थी। उसकी माँ नीता और पिता हजली लाला अपनी बेटी की इस आदत से बहुत ही ज्यादा परेशान थे। ऐसे ही एक दिन करीना के लिए गर्भित नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जो अपनी माँ सुरेखा के साथ उसे देखने उनके घर आता है। करीना अपने नाखूनों पर रेनबो के सातों रंग के नेल पेंट लगा लेती है और रेडी होकर सबके सामने आती है। अरे वाह, ये नाखून तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। लगता है बड़ी फुर्सत से नेल पेंट लगाया है इन पे। हाँ जी, पूरे 2 घंटे लगे हैं मुझे ये सब करने में। वो तो दिख रहा है मुझे कि 10 उंगलियों पे 10 तरह के नेल पेंट लगाया है तूने। नीता बहन जी, वैसे हमारे टाइम पे तो बस एक ही रंग होता था, वो भी लाल। हाँ बहन जी, और आजकल तो सभी रंग आ गए हैं बाजारों में, जो चाहे वही लगा लो उंगलियों पे। जी बहन जी, सही कहा आपने। वैसे मुद्दे की बात तो ये है कि मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, तो हमारी तरफ से रिश्ता एकदम पक्का है। जी बहन जी, बिल्कुल। इस तरह दोनों घर वालों की रजामंदी से उनका रिश्ता पक्का हो जाता है और करीना और गर्भित की शादी बड़ी ही धूमधाम से हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता है। करीना अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है, पर उसका नेल पेंट लव शादी के बाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो रोज ही नए नए कलर्स के नेल पेंट लगाकर अपनी सास को दिखाया करती। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, पर धीरे धीरे सुरेखा को अपनी बहू की इन आदतों पर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही एक दिन करीना सलून से ग्लिटर नेल आर्ट करवा कर आती है और अपनी सासू माँ को दिखाती है। माँ जी देखिए ना, आज मैंने न्यू ग्लिटरी नेल आर्ट करवाया है, पूरे 10,000 का। क्या 10,000? अरे इतने में तो राशन आ जाता घर का, वो भी 1 महीने का। और तू इन नाखूनों पर 10,000 खर्च कराई, तुझे शर्म नहीं आई क्या? माँ जी शर्म कैसी, आप जानती है ना कि मुझे नेल पेंट और नेल आर्ट का कितना शौक है। अरे करम जली, तू अपने इन बेफिजूल के शौक को छोड़ और जाकर बर्तन धो रसोई में। कब से पड़े हुए हैं इतने सारे,
कभी नहीं माँ जी, मैं बर्तन बिल्कुल नहीं धोऊंगी। अरे मेरा सारा नेल आर्ट खराब हो जाएगा, मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। अरे तू नहीं धोएगी तो कौन धोएगा? दहेज में नौकर लेके आई थी क्या 10-12? काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। जा जाके बर्तन धो। हाँ जाती हूँ, जब देखो तब सुनाती रहती है, तारीफ तो कभी करती नहीं। अरे क्या तारीफ करूँ तेरी? हाँ, बिना मतलब का पैसा बर्बाद करना। माँ जी आखिर इसमें बर्बादी क्या है? मेरे पति का पैसा है, मैं चाहे कैसे भी उड़ाऊं। करीना बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है और अपने हाथों पर पॉलिथीन बांधकर बर्तन धोना शुरू कर देती है। वक्त बीतता जाता है। सुरेखा और गर्भित करीना के बेफजूल के नेल पेंट के खर्चों से बहुत ही ज्यादा परेशान होकर उसे पैसे देना बंद कर देते हैं, जिससे अब वो ना तो नेल पेंट ला पाती और ना ही अपने नेल्स पर नेल आर्ट करवा पाती। जिसके बाद अब वो अपने घर पर पड़े पुराने नेल पेंट से अपने हाथों पर नेल पेंट लगाना शुरू कर देती है और प्रैक्टिस के लिए वो आस पड़ोस की लड़कियों के हाथों पर नेल आर्ट करना भी स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे आस पड़ोस के सभी लोगों में करीना के नेल आर्ट की चर्चा फैल जाती है और उसके घर पर रोज कोई ना कोई नेल आर्ट करवाने के लिए आता ही रहता था। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। अब करीना अपने नेल आर्ट की वीडियो बनाकर YouTube और Instagram पर भी अपलोड करना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन गर्भित बहुत ही उदास हालत में घर आता है कि तभी उसे देखकर करीना बोलती है, सुनिए जी, क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों है? सब ठीक तो है ना? करीना, मेरी जॉब। क्या बात है, आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो कहिए, क्या बात है? करीना, मेरे बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया है क्योंकि आज मेरी गलती की वजह से एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट कंपनी के हाथों से निकल गया। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना आपके साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप चुप हो जाइए प्लीज। कैसे होगा बाबू, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं हूँ ना, मेरे रहते हमारी फैमिली को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, आई प्रॉमिस। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है और घर में आर्थिक तंगी छाने लगती है और हालत दिन पर दिन बदतर होने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ करीना की फैन फॉलोइंग बढ़ने लग जाती है। साथ ही उसे YouTube से इनकम आना भी शुरू हो जाती है। साथ ही अब वो अपना नेल आर्ट का सलून खोल लेती है। यहाँ वो लड़कियों को नेल आर्ट करना सिखाने लगती है और न्यू डिजाइन्स के नेल आर्ट खुद भी करती है। ये सब होता देखकर उसकी सास को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसके पास जाकर उससे कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने हमेशा से तुझे डांटा, पर आज तेरी ये नेल पेंट ने मेरे घर की खुशियाँ लौटा दी, हमारे इस मुश्किल वक्त से बाहर निकालने में हमारा साथ दिया। माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप मुझे डांटती नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर इतना टैलेंट भरा हुआ है। अरे जुग जुग जियो मेरी नेल पेंट वाली बहू, तू सदा खुश रहे। तभी वहाँ गर्भित आ जाता है और बोलता है, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अरे जल्दी जल्दी बताइए ना। हाँ बेटा जल्दी बता। मुझे एक MNC कंपनी में जॉब मिल गई है और मुझे 2 महीने की एडवांस सैलरी मिली है। वाओ, ये तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है। और एक तोहफा भी लाया हूँ तुम्हारे लिए जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा, ये लो। OMG, इसमें तो डायमंड है। हाँ, और वो भी तुम्हारे नेल आर्ट के लिए बेबी। ओह थैंक यू सो मच गर्भित, मैं हमेशा से ही डायमंड नेल आर्ट करवाना चाहती थी। फाइनली मेरा सपना पूरा हो जाएगा। तभी तो लाया हूँ मेरी जान तुम्हारे लिए। जिस तरह तुमने मेरा और मेरे परिवार वालों का साथ दिया है, उसके आगे ये डायमंड बहुत कम है। जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। ट्विंकल जो 16 साल की थी और उसका बॉयफ्रेंड सोनू 17 साल का था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे।
और छोटी उम्र के बचपने में ही दोनों एक दूसरे से कम उम्र में सच्चा प्यार करने लगे थे। ऐसे ही एक दिन दोनों स्कूल की छुट्टी के समय एक साथ घर जा रहे होते हैं। तभी ट्विंकल सोनू से कहती है, सोनू, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन मुझे बस तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं रहना है, मैं तुम्हारी बीवी बनना चाहती हूँ। और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए कितनी ठीक हूँ, तो क्यों ना हम। हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ माय ट्विंकल, लेकिन अब मैं तुमसे शादी तो कर लूँ, लेकिन अब भी हम घर वालों को क्या बोलेंगे? वो तो हमें बहुत मारेंगे ना, तब हम क्या कर सकते हैं? इसलिए। हाँ ठीक है, लेकिन मैं ये कौन सा बोल रही हूँ कि तुम अपनी वाइफ बनाकर अपने घर लेकर जाओ। मुझे तो बस अपनी वाइफ ही बना लो और हम इसी तरह रोज स्कूल में मिलते रहेंगे ना। बाबू, मैं तुम्हारी बात कुछ अच्छे से समझा नहीं, जरा एक बार मुझे अच्छे से समझाना, क्या बोलना चाहती हो तुम? मेले बाबू, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि क्यों ना हम 7 फेरे ले ले, क्योंकि 7 फेरों को ही शादी कहते हैं ना, तो मैं तुम्हारी 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी ना। अगर ऐसा है तो हम कल ही 7 फेरे ले लेंगे और 7 फेरों वाले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएंगे। और नहीं तो क्या, मैं तो तुम्हारे लिए वो सब करती हूँ जो एक बीवी करती है। याद है ना, मैंने तुम्हारे लिए उस दिन मैगी बनाकर लाई थी और तुम्हारे सारे दोस्त मेरे देवर हैं। हाँ माय ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और एक काम करता हूँ, मैं कल ही अपने दोस्तों को बुला लूंगा और तुम भी अपनी सहेलियों को बुला लेना, फिर हम 7 फेरे ले सकेंगे सबके सामने और तुम मेरी 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड बन जाओगी। मैं तो कल का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, कल कब आएगा? अब तो मुझसे भी इंतजार नहीं होता है। अच्छा चलो अब घर चलते हैं, शाम को ट्यूशन में मिलेंगे और वहाँ पर कल की सारी तैयारी कर लेंगे। कल मैं वो वाली फ्रॉक पहन कर आऊंगी जो तुम्हें पसंद है। ठीक है, कल मैं भी वो वाला ही निक्कर पहन लूंगा जिसमें हम पहली बार मिले थे, और शाम को ट्यूशन में अपने सभी दोस्तों को ये वाली बात भी बता दूंगा, ठीक है ना? दोनों एक दूसरे से 7 फेरे लेने के लिए मान जाते हैं। शाम को जब दोनों ट्यूशन में मिलते हैं तो अपने सभी दोस्तों को अपने इस प्लान के बारे में बताते हैं। अगले दिन सभी लोग स्कूल के बाद घर में एक्स्ट्रा क्लास की बात कहकर एक पार्क में चले जाते हैं, जहां कागज, गत्ते, लकड़ी से आग जलाते हैं और दोनों 7 फेरे ले लेते हैं। उसके बाद ट्विंकल को सोनू के सभी दोस्त 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड के नाम से ही बुलाते हैं, और ये सुनकर ट्विंकल को बहुत ही अच्छा लगता है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता है। कुछ दिनों बाद ट्विंकल अपनी सहेली स्वीटी से बात करते हुए कहती है, स्वीटी यार, मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है और ये टेंशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तुझे कौन सी बात सता रही है? सोनू जीजू से लड़ाई हो गई है क्या? बता, मैं जाकर बात करती हूँ और बोलती हूँ कि ट्विंकल ने कल रात से खाना नहीं खाया है, तो वो खुद ही बात कर लेंगे तुझसे। नहीं, ये बात नहीं है, बात तो कोई और ही है जो मुझे इतनी टेंशन दे रही है। ये बात नहीं है तो फिर कौन सी बात है जो तुझे इतना परेशान कर रही है? बता मुझे, कोई मदद करूँ मैं। मैंने और सोनू ने ना कल किस की थी और अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं माँ ना बन जाऊं, क्योंकि मैंने सुना है जब होठ से होठ टकराते हैं तो बच्चा आ जाता है। अगर मम्मी को पता चल गया तो? यार, ये तो सच में बहुत टेंशन वाली बात है। इसके बारे में तो मुझे खुद ही कुछ नहीं पता। मैं तेरी मदद कैसे करूं? और अगर घर में पता चला तो तेरी तो बहुत पिटाई हो जाएगी। अब क्या करेगी तू? वही तो मैं भी सोच रही हूँ। और अभी मैं और सोनू तो स्कूल में हैं, तो हम अभी बच्चे को कैसे पालेंगे? मुझे तो पता ही नहीं है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। मम्मी पापा को तो 7 फेरों के बारे में पता भी नहीं है। तो एक काम करना, तू जाकर सोनू से ही बात करना, क्या पता उसे कुछ पता हो। स्वीटी की बात सुनकर शाम को ट्यूशन के समय ट्विंकल सोनू से मिलने जाती है और दोनों ट्यूशन बंक कर बाहर पार्क में बैठते हैं। तभी ट्विंकल रोते हुए सोनू से कहती है, सोनू, मैं माँ बनने वाली हूँ, अब हम आगे क्या करेंगे? बच्चे को कैसे संभालेंगे? माँ? लेकिन कैसे? हमारे बीच तो कुछ हुआ ही नहीं, फिर तुम माँ कैसे बन सकती हो? कुछ नहीं हुआ। अरे हमारे बीच में उस दिन किस हुई थी ना, और मैंने सुना है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो माँ बन जाते हैं। अब मैं मम्मी को क्या बोलूँगी घर पर? वो तो बहुत मारेंगी। अरे किससे माँ नहीं बनते पागल लड़की। चलो इतना तो मुझे पता ही है, तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, सब ठीक है। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम दोनों ने 7 फेरे तो ले ही लिए हैं,
मतलब हमारी शादी तो हो ही गई। सोनू ट्विंकल को समझा कर चुप करवा देता है और ट्विंकल भी सोनू की बात समझ जाती है। उसके बाद दोनों वापस पहले की तरह ही रहने लगते हैं, लेकिन कुछ समय से दोनों में बहस होने लगती है। ऐसे ही एक दिन ट्विंकल सोनू से गुस्से में कहती है, मैंने तुम्हारा होमवर्क किया था, लेकिन तुमने वो वाली कॉपी श्रुति को दी थी। बस एक कॉपी ही तो दी है मैंने श्रुति को, और श्रुति मेरी दोस्त है, तो इसमें इतनी बड़ी क्या बात हो गई। तुम वापस से मेरा होमवर्क कर देना ना। तुम मेरी 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड भी तो हो ना। अच्छा जी, 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड मैं हूँ, लेकिन चॉकलेट तो तुमने उस दिन श्रुति को दी थी। वो तो उसका बर्थडे था, इसलिए दी थी चॉकलेट, और कुछ नहीं। तुम गलत समझ रही हो बेबी। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। जाओ उस श्रुति के पास और करवाओ उसका होमवर्क। इतना बोलकर ट्विंकल वहाँ से गुस्से में चली जाती है। ट्विंकल को अपने बॉयफ्रेंड के दोस्त श्रुति से बहुत परेशानी थी और इस बात पर बहुत ज्यादा बहस भी होती रहती थी। धीरे धीरे बहस बढ़ने लग गई थी और इस बीच सोनू श्रुति के काफी नजदीक आ रहा था। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। ट्विंकल और सोनू का अब तक ब्रेकअप नहीं हुआ था। कुछ दिनों बाद ट्विंकल सोनू के लिए अपने हाथ से मैगी बना कर लेकर जाती है और लंच में सोनू के पास जाती है तो वहाँ ट्विंकल सोनू और श्रुति को एक ही टिफिन में मैगी खाता हुआ देखकर ट्विंकल को बहुत बुरा लगता है और ट्विंकल कहती है, सोनू ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ तुम्हारे लिए मैगी बनाकर लाई हूँ और तुम्हें श्रुति के साथ बैठकर एक ही टिफिन में मैगी खा रहे हो। तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया एक बार भी? ओ हेलो, तुम होती कौन हो मेरे सोनू पर चिल्लाने वाली? और सोनू की मर्जी, वो मैगी मेरे साथ एक ही टिफिन में खाए या अलग अलग टिफिन में खाए, तुम्हें उससे क्या मतलब? मुझे उससे क्या मतलब? मैं सोनू की 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड हूँ। अब तुम मुझे ये बताओगे कि मुझे इससे क्या मतलब है? अब कल की आई लड़की सोनू मुझे बोल रही है कि मैं कौन हूँ। हाँ तो क्या हुआ, 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड ही तो हो ना, बीबी तो नहीं हो ना तुम सोनू की। तो इतना क्या उछल रही हो? जाकर क्लास में अपना होमवर्क करो, हमें परेशान मत करो अब तुम। सोनू तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? ये इतनी देर से बकवास करे जा रही है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो इसे? बोलो ना और अपना मुंह बंद करवाओ इसका। ट्विंकल, मुंह श्रुति का नहीं तुम्हारा बंद करने की जरूरत है, और मैं अब तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। मैं और श्रुति एक दूसरे से प्यार करते हैं अब। ये क्या बोल रहे हो तुम? ब्रेकअप? अरे हमने 7 फेरे लिए हैं, मैं तुम्हारी 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड हूँ, तो हमारा ब्रेकअप कैसे हो सकता है? अगर तुम्हें मुझसे अलग होना ही है तो मुझे तलाक देना पड़ेगा ना तुम्हें। अरे ओ निब्बी, ये कुछ नहीं होता है 7 फेरे वाली गर्लफ्रेंड। और सोनू अब तुमसे बात तक नहीं करने वाला है, तो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि अब तुम उससे दूर ही रहो। मैं तुम्हारी 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड हूँ, हमारा ब्रेकअप नहीं हो सकता सोनू। ट्विंकल रोती रह जाती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड अब एक 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड बनकर रह जाती है।